So welcome everyone. Today we are going to start our new chapter that is called motion in straight line और one dimensional motion और rectilinear motion। अलग अलग नामों से आपको ये चैप्टर अलग अलग बुक्स में मिलेगा, लेकिन स्टूडेंट्स कहानी एक ही है। देखो, फिजिक्स में किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि अगर अपने आसपास देखोगे तो आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे मोशन करते हुए। जैसे मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट, सोलर सिस्टम देखो आप, उसमें सारे प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहे होते हैं। उसमें से अगर आप अर्थ पे फोकस करो तो अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट भी घूम रही होती है, उसके अराउंड मून घूम रहा होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स बहुत सारे मैन मेड सैटेलाइट्स हैं अर्थ के अराउंड, वो भी मून की तरह अर्थ के अराउंड घूम रहे होते हैं। तो अब देखो हर जगह कितना मोशन है। फिर अगर आप अर्थ पे आ जाओ तो ओशन में वेव्स है, तो वाटर इज इन मोशन। हवा चल रही है तो हवा के पार्टिकल्स दे आर इन मोशन। अगर आप किसी कमरे के अंदर आ जाओ तो उसमें फैन इज इन मोशन। किसी ने घड़ी पहन रखी है तो उसके हैंड्स दे आर इन मोशन। स्टूडेंट्स, ये लड़की जो बैठी हुई है यहां पे कुछ आपको चलता हुआ दिख रहा है, आपको लग रहा होगा नो शी इज एट रेस्ट। हाँ, शी इज एट रेस्ट, बट उसके बॉडी के अंदर आप देखो ब्लड इज इन मोशन। अगर वो इधर उधर देख रही है तो उसके आई बॉल्स दे आर इन मोशन। अभी मैं चल रहा हूं तो आई एम इन मोशन। स्टूडेंट्स, ये वॉल देखो, आपको ये रेस्ट पे लग रही होगी, लेकिन स्टूडेंट्स ये रेस्ट पे है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे एटम्स है, आपको पता है, और एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से घूम रहे होते हैं। सो दे आर ऑल्सो इन मोशन। तो मतलब ये जो आपको रेस्ट पे दिख रहा है वॉल, उसके अंदर भी सोचो कितना मोशन हो रहा है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, सबके सब मूव कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स के आसपास आप कहीं भी देखोगे तो आपको मोशन के एग्जांपल हर जगह दिख जाएंगे। इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स की दुनिया को अगर समझना है तो हमें ऑब्जेक्ट्स के मोशन को स्टडी करना आना चाहिए। दैट्स व्हाई वी वांट टू स्टडी कि हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव। तो स्टूडेंट्स आप देखो, ऑब्जेक्ट्स जो है वो अलग अलग तरीके से मूव कर सकते हैं। जैसे कोई सर्कल में मूव कर सकता है, कोई इस तरह से कर्व पाथ में मूव कर सकता है, कोई इस तरह से स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकता है, कोई इस तरह से टू एंड फ्रो मूव कर सकता है। अलग अलग टाइप के मोशंस होते हैं और उन सबको हम आगे देखेंगे भी। इस चैप्टर में पार्टिकुलरली हम इस टाइप के मोशन को देखेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। क्यों? क्योंकि अभी हम मोशन स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट, तो लॉजिकल बनता है कि हम सबसे पहले इजी टाइप का मोशन देखें जो सबसे सिंपलेस्ट है। और आपको समझ में आ रहा होगा सबसे सिंपल टाइप का मोशन यही होता है। इसको बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, या इसको रेक्टिलिनियर मोशन या वन डायमेंशनल मोशन भी बोलते हैं। आई होप यू गेट दिस। स्टूडेंट्स, एक और टर्म यहां पे मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, दैट इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी का सिंपली मतलब होता है पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे ऑब्जेक्ट यहां सर्किल में घूम रहा है तो हम बोलेंगे इसका ट्रैजेक्टरी जो है वो सर्कुलर है, यहां पे इसका ट्रैजेक्टरी एक कर्व्ड पाथ है, यहां पे इसका ट्रैजेक्टरी जो है वो स्ट्रेट लाइन है, एंड सो ऑन। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी पोजीशन वेक्टर की। इसके बारे में हमने पहले भी बात किया है। जैसे ये अगर मेरा एक्स वाई एक्सिस है और कोई ऑब्जेक्ट है जो इस प्लेन में कहीं मूव कर रहा है, सपोज करो अभी यहां पर है, तो उसका पोजीशन वेक्टर जो है इस एरो से डिनोट किया जा सकता है, राइट। और इस केस में आप बताओ इसका पोजीशन वेक्टर हम कैसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में। उसको हम लिख सकते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप। यू कैन अंडरस्टैंड दिस। सही है स्टूडेंट्स। वैसे जब वो अलग अलग जगह पे जाएगा तो आप उसका अलग अलग तरीके से पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो। हाँ, अगर ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स एक्सिस पे यहां पर होगा तो उसका पोजीशन वेक्टर हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? 4i कैप। वाई एक्सिस पे यहां पे होगा स्टूडेंट्स तो उसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे 5j कैप। और इन दोनों केसेस में आप देख सकते हो कि एक में जब एक्स एक्सिस पे ऑब्जेक्ट है तो y वाला टर्म नहीं आया, मतलब j वाला टर्म नहीं आया, और जो ऑब्जेक्ट है y एक्सिस पे है तो i वाला टर्म नहीं आया। समझ रहे बात को? अच्छा, अब देखो, हमें तो ऐसे सिचुएशंस यहां पे देखनी है जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा हो, सीधी लाइन में चल रहा हो। वैसे केसेस में पोजीशन वेक्टर लिखना बहुत आसान हो जाता है। देखो मैं आपको समझाता हूं। सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट जो है इस तरह से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। अब अगर वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो आपको क्या सही में दो एक्सिस चाहिए उसका मोशन डिस्क्राइब करने के लिए? क्या आपको सही में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों चाहिए होगा? नहीं स्टूडेंट्स, आप समझ रहे होंगे सिर्फ एक्स एक्सिस से ही काम चल जाएगा, क्योंकि वो तो सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही रहेगा ऑब्जेक्ट, कभी और कहीं उसको जाना ही नहीं है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वन डायमेंशनल मोशन या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन डिस्कस करते टाइम एक एक्सिस ही सफिशिएंट होती है। उसके कारण पोजीशन लिखना आसान हो जाता है, जैसा कि हम देखेंगे। जैसे सपोज कर लो ये तो हमारा ओरिजिन हो गया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट अगर यहां पर है, ठीक है, तो उसका पोजीशन वेक्टर हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? हम उसका पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं समथिंग लाइक 2i कैप। सही बात है। अगर ऑब्जेक्ट यहां पर कहीं आगे है तो उसका पोजीशन वेक्टर उस केस में हम लिख सकते हैं 4i कैप। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट यहां पे कहीं है तो हम उसका पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं क्या? -3i कैप। समझ लो बात को? अच्छा, यहां पर कहीं पर j आएगा क्या? जे कभी नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक ही एक्सिस से तो काम चल जा रहा है ना, वाई एक्सिस तो बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स देखो, अगर जे नहीं आने वाला है, हर बार आई ही आने वाला है, तो हम बेकार में आई लिख रहे हैं ना। हर बार आई आने ही वाला है तो उसको लिखने से क्या फायदा समझ में आ रहा है?
जैसे देखो इन दोनों केसेस में देखो, या इन तीनों ही केसेस में आप देखो तो आई और जे कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं। इस सेकंड वाले केस में पोजीशन में आपको आई लिखना जरूरी है, उसी से आपको पता चल रहा है कि वो एक्स एक्सिस पे है। ये लास्ट वाले केस में आपको जे लिखना जरूरी है क्योंकि उसी से पता चल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो वाई एक्सिस पे। यहां पे तो आपको पता ही है कि ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पे ही है, तो आई ना भी लिखे तो काम चल जाएगा। तो इसलिए ये जो पोजीशन वेक्टर है आप उसको चाहो तो सीधे सीधे ऐसे भी लिख सकते हो। R1 वेक्टर को आप सीधे से लिख सकते हो +2, R2 वेक्टर जो है उसको लिख सकते हो आप +4, और ये जो R3 वेक्टर है उसको लिख सकते हो -3। आई को हटा दो, उससे कुछ कम्युनिकेट नहीं हो रहा है। तो जनरली स्टूडेंट्स यही किया जाता है, वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में जब ऑब्जेक्ट चल रहा होता है तो उसका पोजीशन सिर्फ प्लस या माइनस के साथ इस तरह से लिख लिया जाता है विदाउट INJ। देखो ये बता रहा है कि पोजीशन वेक्टर इज पॉजिटिव, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है, मतलब वो ओरिजिन के इस साइड है, और ये बता रहा है कि पोजीशन वेक्टर इज नेगेटिव, मतलब वो ओरिजिन के इस साइड है, आई की जरूरत नहीं है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग छोटी सी चीज देखेंगे जिसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम। तो सपोज करो एक कार जो है रोड पे ऐसे चल रही है, अचानक से ड्राइवर को एक स्नेक दिखाई देता है, तो यहां पे क्या होगा, ड्राइवर को ब्रेक लगाना है। तो देखो यहां पे क्या होगा कि ड्राइवर ने स्नेक को देखा और फिर उसने ब्रेक लगाया, तो उसमें कुछ गैप होगा ना, देखने और ब्रेक लगाने के बीच में छोटा सा एक टाइम का गैप हो सकता है वो 1 सेकंड हो, 0.5 सेकंड हो, 2 सेकंड हो, कुछ भी हो सकता है। तो उस टाइम गैप को बोलते हैं रिएक्शन टाइम, जैसे कि नाम से भी आपको क्लियर हो रहा होगा। जैसे कि अगर रिएक्शन टाइम यहाँ पे 0.5 सेकंड है तो इसका मतलब ये होगा कि ड्राइवर ने देखा स्नेक है, लेकिन उसके 0.5 सेकंड बाद ही वो ब्रेक मार पाएगा, मतलब जब तक वो ब्रेक मार पाएगा 0.5 सेकंड एक्चुअली चले गए होंगे। तो इस पे बेसिक क्वेश्चन भी करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर सिचुएशन ये है कि ये एक क्लिफ है और एक कार यहां पर आ रही है विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और कार जो है वो क्लिफ के एंड से 100 मीटर की दूरी पे, और जो ड्राइवर है वो यहां पर सडनली रियलाइज करता है कि अच्छा रोड तो खत्म हो रही है, तो ड्राइवर क्या करेगा, वो ब्रेक अप्लाई करेगा। लेकिन स्टूडेंट्स ब्रेक अप्लाई करने पे दो चीजें हो सकती है। क्या, देखो कार जो है वो स्लो डाउन होगी और हो सकता है कि वो रुक जाए नीचे गिरने से पहले ही, तो उस केस में तो ड्राइवर सेफ है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कार स्लो डाउन हुई स्लो डाउन, लेकिन रुकने से पहले नीचे गिर जाए, तो उस केस में ड्राइवर इज नॉट सेफ, ही कैन डाई। तो स्टूडेंट्स हमें यही बताना है कि यहां पर क्या होने वाला है, और हमें कुछ डेटा दिया हुआ है। डेटा क्या है कि कार जो इनिशियल स्पीड से आ रही है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। आदमी कितने देर पहले देखता है कि क्लिफ खत्म हो रहा है 100 मीटर की दूरी पे। साथ में दिया हुआ है कि आदमी का, ड्राइवर का रिएक्शन टाइम इज 0.2 सेकेंड एंड रिटार्डेशन ऑन अप्लाइंग ब्रेक इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो कहने का मतलब है कि जब ब्रेक अप्लाई करेगा वो, तो उसका रिटार्डेशन 1 होगा, और रिएक्शन टाइम 0.2 सेकेंड दिया हुआ है। उसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, उसका मतलब है कि ड्राइवर ने यहां पर देखा कि अच्छा अब ना रोड जो है खत्म हो रही है तो मुझे ब्रेक लगाना है, लेकिन जब तक वो ब्रेक लगा पाएगा तब तक 0.2 सेकेंड बीत चुका होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ रिएक्शन टाइम हियर। चलो तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, देखो सबसे पहला स्टेप क्या है, पहला आपको यह समझना है, जो कि आप समझ ही चुके हैं, कि यहां पर ब्रेक अप्लाई नहीं किया जा रहा है। यहां पे उसने देख लिया है कि रोड खत्म हो रही है, लेकिन वो ब्रेक अप्लाई नहीं कर पा रहा है। यहां पे 0.2 सेकेंड बीत चुका होगा जब वो ब्रेक अप्लाई करेगा, तो उतने देर में तो कार थोड़ी आगे भी आ चुकी होगी स्टूडेंट्स, राइट। तो यहां पर ब्रेक्स अप्लाइड। तो मोशन के दो पार्ट है, एक ये पार्ट और इसके आगे का पार्ट। इस पार्ट में स्पीड कांस्टेंट है, इसके बाद वाले पार्ट में स्पीड डिक्रीज होगी। समझ में आ रही बात। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि इस पार्ट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। उसके लिए आप सिंपली ये इक्वेशन यूज कर लो, s = ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब आपको ये तो समझ में आ रहा है कि ये जो टर्म है वो 0 होगा यहाँ पे, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट रह रही है। तो देखो u इज 10, और यहां से यहां तक का टाइम क्या है, रिएक्शन टाइम जितना, दैट इज 0.2। सो दिस इज 2 मीटर स्टूडेंट्स। तो ये डिस्टेंस 2 मीटर है। यहां पे अब ड्राइवर ब्रेक लगाएगा, आप देख सकते हो कि ये जो डिस्टेंस बची हुई है दैट इज 98 मीटर्स। तो अगर 98 मीटर्स से पहले कार रुक गई तो सेफ है ड्राइवर, नहीं तो ही इज डेड। सो अब पता करना पड़ेगा कि कार कितने डिस्टेंस बाद रुकेगी। उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये सब तो आपको पता ही है, v² = u² प्लस 2as। तो जब कार रुक जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी हियर, यहां से हम देख रहे हैं, तो दैट इज ऑब्वियसली 10। एक्सलेशन, तो ये तो दिया हुआ है कि ब्रेक लगाने के बाद रिटार्डेशन इज 1, सो एक्सलेशन इज -1, और डिस्टेंस जो है वो तो हमें इस केस में निकालनी है। तो यू कैन सी दिस विल बी -100 = -2s। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि s = 50 मीटर्स, राइट।
तो यानी कि इस केस में ये जो कार है वो 50 मीटर आगे ही जाके रुक जाएगी, तो ऑब्वियसली इस केस में ड्राइवर इज सेफ। तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।